नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय न्याय संहिता। इस वाले हम वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि जब एक्सीडेंट के द्वारा कोई क्राइम हो जाता है तो उसको क्राइम मानेंगे कि नहीं, और इसमें हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। This content is for general information only and not legal advice. Consult a licensed attorney for advice specific to your situation. We are not responsible for any actions taken based on this content. जैसा कि बचपन से हमारे माइंड में एक चीज होता है कि अगर कोई चीज एक्सीडेंट के द्वारा हो जाता है तो क्या हम उसको उतना ही सजा देंगे जितना कोई जान के किसी को मारता है, या उसे बिल्कुल सजा नहीं देंगे। ठीक है। और दूसरा सवाल हमारे माइंड में हमेशा रहता है कि मान लो कि एक व्यक्ति कोई चीज काम कर रहा था और गलती से उसके हाथ से कुछ छूट जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उस व्यक्ति के द्वारा जो मृत्यु हुआ है उसको हम मर्डर में मानेंगे कि नहीं। और एक चीज और हमारे माइंड में रहता है कि कभी कभी जब हम लोग बारात में जाते हैं तो देखते क्या है कि वहां पर फायरिंग होती है जस्ट शो के लिए। ठीक है। तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये बात जरूर से आती है कि क्या उस टाइम अगर किसी को गोली लग जाती है और वो मर जाता है तो क्या उसको सजा होगा जिसके द्वारा यह गोली चलाया गया था। इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें एंड तक, और आपको एंड तक सारी चीजों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके। सो दोस्तों, आज हम सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस पढ़ेंगे जो कि एक्सीडेंट के बारे में बात करता है। ठीक है। एक्सीडेंट एज ए जनरल डिफेंस। तो स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज जानना है कि भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 3 में, जो चैप्टर 3 है सेक्शन 14 टू 44 है, इसमें जनरल एक्सेप्शन दिया हुआ है। और इन सारे जनरल एक्सेप्शन में अगर कोई व्यक्ति फॉल कर जाता है, कोई एक्यूज, तो उसे 100% एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। मतलब अगर उसको 14 टू 44 में कहीं पर भी फिट कर लिया गया, ठीक है, तो उसको 100% छोड़ दिया जाता है, मतलब उसको बिल्कुल भी सजा नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने 3 सवाल बताया कि 3 सवालों के आंसर जानेंगे, तो उसी प्रकार अगर सेक्शन 18 में जो प्रोविजन दिया गया है एक्सीडेंट के रिगार्डिंग, अगर एक्सीडेंट में वो तीनों कारनामे आ जाते हैं तो वहां पर उस व्यक्ति को 100% एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। तो आप बने रहिए वीडियो में और देखते हैं। ओके। तो पहला चीज ये हो गया कि चैप्टर 3 में दिया है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो हमारे इंडियन पिनल कोड 1860 था, सेक्शन 80 में एक्सीडेंट के बारे में दिया गया था, जो कि अब हमारे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 18 में दिया गया है। ठीक है। और जो सेक्शन 18 है यह डिट्टो मतलब कंप्लीट कॉपी पेस्ट है सेक्शन 80 का। ठीक। और एक चीज अब देखिए कि पहले हम वीडियोज में बात कर चुके हैं कि जो जनरल एक्सेप्शन है उसको हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सक्यूजेबल, ठीक है, एक जस्टिफाइबल। तो जो सेक्शन 18 है अब भारतीय न्याय संहिता, यह एक प्रकार का एक्सक्यूजेबल जनरल डिफेंस है। एक्सक्यूजेबल मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, उसे क्राइम तो मानेंगे ही नहीं, कोई एक्ट या ओमिशन करता है जिसमें उसका मेंस रिया नहीं था। ठीक है। तो मेंस रिया नहीं था तो मान लेता है कि कोई भी व्यक्ति का केवल एक्टस रिया हम पनिश नहीं कर सकते। ठीक है। तो उस लैक ऑफ मेंस रिया के आधार पे उसे हम एक्सक्यूजेबल जनरल डिफेंस दे देते हैं। ओके। तो सेक्शन 18 जो है एक्सक्यूजेबल जनरल डिफेंस है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक। अब बात आती है कि सेक्शन 18 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो है ये कहां अप्लाई होता है। तो दिस एक्सेप्शन अप्लाइज व्हेन एन एक्सीडेंट इज इन्वॉल्व। तो जब एक एक्सीडेंट इन्वॉल्व होता है तब ये अप्लाई होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पूरी तरीके से हमारे जो स्टार्टिंग में 3 सवाल थे उसके आंसर को। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 18 के बेयर प्रोविजन को। तो सेक्शन 18 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो हेडिंग है वह कहता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। तो एक चीज हमेशा अपने माइंड में लगा के रखना कि एक्सीडेंट का एक्सेप्शन तभी मिलेगा जब आप ये एक्सीडेंट उस टाइम हुआ है जब आपने लॉफुल एक्ट किया हो। मतलब अनलॉफुल एक्ट में अगर एक्सीडेंट के द्वारा भी हुआ है तब भी उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है। और वहां पर आपको एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा। सो अब देखते हैं बेयर प्रोविजन को। तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। तो कोई भी चीज एक ऑफेंस नहीं है जो कि एक एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून की वजह से हुआ है। मिसफॉर्चून मतलब कि खराब किस्मत की वजह से, मतलब उस पर आपका कंट्रोल नहीं था। ठीक है। तो कोई भी एक्ट जो कि एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून की वजह से होता है तो उसको एक ऑफेंस नहीं मानते हैं। लेकिन इसको इतना ही बड़ा डेफिनेशन नहीं है, इसके साथ और बहुत सारे कंडीशंस जो हैं वो लागू होते हैं कि कब एक एक्ट जो कि एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून से हुआ है उसे कब हम एक ऑफेंस नहीं मानेंगे। उसके लिए अन्य भी कई कंडीशंस हैं, लाइक कि जब ये हुआ होगा तो ये बिना किसी विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट। तो जब ये जो एक्सीडेंट हुआ है, वह एक्सीडेंट आपके नॉलेज में नहीं था। ठीक है। कि ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है, और ना ही आपका कोई प्रायर क्रिमिनल इंटेंशन था कि ऐसा मुझे करना है। ठीक। और यह कब कब होना चाहिए, जब आप एक लॉफुल एक्ट कर रहे थे और लॉफुल मैनर में कर रहे थे। मतलब लॉफुल एक्ट मतलब जो कानून हमें देता है
राइट्स की ये चीज कर सकते हैं, वो चीज कर रहे थे। और लॉफुल मैनर मतलब एक मैनर होता है कि आप उस तरीके से करें, ठीक है। और लॉफुल मीन्स मतलब ऐसे तरीकों का प्रयोग कर रहे थे जो लीगली वैलिड हैं, तथा इसके साथ में आप प्रॉपर केयर एंड कॉशन किया, मतलब अपने तरफ से आपने प्रॉपर सब कुछ ध्यान दिया था कि ऐसा कोई गलत चीज ना घटित हो। इन सारी चीजों को जब कंसिडर करते हैं तब हमें एक्सेप्शन मिलता है एक एक्सीडेंट में, ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए इस सेक्शन को हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब ऐसा आपको बेर एक में नहीं दिया होगा, लेकिन हम जस्ट फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग इसको हम ब्रेक करते हैं, ओके। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं कि नो ऑफेंस इफ इट्स एन एक्सीडेंट। तो एज पर सेक्शन 18 कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है अगर यह एक एक्सीडेंट था। तो इफ समथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून इट विल नॉट बी ए कंसिडर ए क्राइम। तो कोई भी चीज जो एक एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून की वजह से हुआ है, ठीक है, तो उसको हम एक क्राइम नहीं मानेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि वहां पर नो क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज था, ठीक है। तो जो पर्सन के द्वारा ये मिस हैपन हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, उसको नॉलेज नहीं था, मतलब द पर्सन शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल इंटेंशन और प्रायर नॉलेज दैट हार्म कुड ऑकर। मतलब उसको तब हम मानेंगे कि वह एक मिसफॉर्चून या एक्सीडेंट है जब जिस व्यक्ति के द्वारा हुआ, जिस व्यक्ति मतलब अक्यूज के द्वारा जो हुआ है, उसको पहले से नॉलेज नहीं था, उसके पास मेंसरिया नहीं था ऐसा, या क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, या प्रायर नॉलेज नहीं था कि ऐसा कुछ हार्म हो सकता है, ठीक है। और इसको एक्सीडेंट तब मानेंगे जब यह एक लॉफुल एक्ट को किया जा रहा था, तब ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। और उस लॉफुल एक्ट को करने को हमने लॉफुल मैनर को भी अपनाया था तब, लाइक द एक्ट इटसेल्फ मस्ट बी ए लीगल एंड शुड बी कैरिड आउट इन प्रॉपर वे यूजिंग लॉफुल मींस, ठीक है, जो मैंने बताया। अब इन सारी चीजों के साथ भी आपको एक चीज और देखना है कि भैया ठीक है, चलो आपका इंटेंशन भी नहीं था, आपने लॉफुल एक्ट उस टाइम लॉफुल एक्ट कर रहे थे और लॉफुल मैनर में कर रहे थे, लेकिन अगर आपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं रखा है, तब भी हम उसे क्या नाम है एक्सीडेंट नहीं मानेंगे। इसलिए द पर्सन मस्ट हैव एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड कॉशन व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्ट। तो अब मुझे लगता है कि आपको क्लियरली सेक्शन 18 समझ में आ गया होगा। अब इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी चलाना आपका एक राइट है, ठीक है, तो मतलब ये एक लीगल वर्क है, ठीक। और आप गाड़ी चला रहे हैं, आप किसी को नहीं मारना चाहते, ठीक। और चलाना किधर होता है, लेफ्ट साइड में, और आप लेफ्ट साइड में धीरे धीरे चला रहे हैं। अब उस टाइम कोई आके साइकिल से आपके टायर के नीचे घुस जाता है और मर जाता है, उस टाइम आपको एक्सीडेंट का क्या नाम है, आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर उल्टा होता कि आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, रैश मतलब कि नेग्लिजेंटली इधर उधर खूब तेज चला रहे हैं, ठीक है, और आप राइट साइड में लेके जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उसी टाइम किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम देखिए क्या है कि आप लॉ फ्लैग तो कर नहीं रहे थे, आपने अपोजिट साइड चलाया ना गाड़ी, और उस टाइम आपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी नहीं रखा ना, तो इसलिए एक एक्सीडेंट नहीं होगा इस केस में, और इस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और मे भी आपको क्या नाम है सेक्शन 304 जो आईपीसी का था पहले, उसमें आपको लायबल रखा जा सके, ठीक है, जैसा कि मतलब कि रैश ड्राइविंग या नेग्लिजेंट वर्क के लिए आपने किसी का खून कर दिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको समझने के लिए जो बेयर एक्ट में एग्जाम्पल उदाहरण या जो इलिस्ट्रेशन देके समझाया गया है उसको देखते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो यह कहता है कि एक व्यक्ति था, वह काम कर रहा था, ठीक है, एक हैचेट हैचेट मतलब एक्स मान लो, ए एक्स ई जो कुल्हाड़ी होता है, ठीक है, शार्प एज के द्वारा, ठीक है, उससे काम कर रहा था। तो उसका जो ऊपर का हेड होता है, हेड मतलब वही जो लोहे वाला टुकड़ा होता है, ठीक है, जो शार्प वाला होता है, वो हेड फ्लाइज ऑफ हो जाता है, मतलब उससे निकल जाता है लकड़ी वाले पार्ट से, और वह एक व्यक्ति को लग जाता है जो पास में खड़ा हुआ था, ठीक है, और इससे उस व्यक्ति के जो पास में खड़ा था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर यहां पर ए के द्वारा कोई मतलब कोई भी उसको प्रॉपर केयर एंड कॉशन करने की अगर जरूरत नहीं थी, ठीक है, तब तो इस क्या नाम है किलिंग के लिए उसको लायबल नहीं माना जाएगा ए को। लेकिन अगर ए को केयर एंड कॉशन रखना था और अगर उसने नहीं रखा, तो उसको हम लायबल मान लेंगे। इसी चीज को इसमें बताया गया है। अब इस एग्जाम्पल को अच्छे समझने के लिए मान लीजिए कि आप एक पेड़ पे चढ़ के एक डाल काट रहे हैं, ठीक है। अगर ये जो पेड़ है वो एक बाउंड्री वाल के अंदर है और ये पता है कि उसके अंदर कोई आता नहीं है, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि नीचे से कोई आ जा रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उधर से नहीं आएगा। तो उस टाइम देयर वाज नो नीड ऑफ या वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी पेड़ को या उसी लकड़ी को कहां पर एक सड़क पे चीर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि वहां से व्यक्ति आते जाते रहेंगे, तो उस टाइम देयर इज वांट ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। तो अगर उस टाइम अगर किसी चलते हुए रास्ते पे आप पेड़ काट रहे हैं, तो आपको प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखना है कि नीचे से कोई जाता तो नहीं है या जा तो नहीं रहा है। उस टाइम आपके हाथ से ऐसा कुछ होता है घटना, तो उस टाइम आपको लायबल हेल्ड किया जाएगा, वही क्या नाम है नेग्लिजेंट वर्क के लिए, ठीक है। और यहां पर आपको सेक्शन 18 का एक्सीडेंट का
क्लेम जो है वह नहीं दिया जाएगा और इसमें आपको एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको अभी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी केस रिलेटेड टू सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस। तो सबसे पहला केस देखते हैं, जो जोगेश्वर वर्सेस एम्परर का केस है 1924 का। ठीक है, तो इस केस का फैक्ट ऐसे है कि जो अक्यूज्ड है इसमें, जिसके ऊपर धाराएं लगाई गई थी, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था, वह जो विक्टिम था इसमें या पीड़ित था उसको मार रहा था। लेकिन गलती से क्या होता है, ये अक्यूज्ड के वाइफ को लग जाता है। ठीक है, जो जिसके पेट में 2 महीने का बच्चा था, और ये जो ब्लो है या जो चोट है वह बच्चे के सिर पे जाके लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये एक प्रकार का एक्सीडेंट ही था, बाई एक्सीडेंट हिट हुआ था। लेकिन इस केस में अक्यूज जो था वह एक लॉफुल एक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई आप किसी को भाई मान नहीं सकते ना, तो वह इलीगल वर्क कर रहा था और उसने यह लॉफुल मींस का भी नहीं यूज किया। ठीक है, या ना ही वह लॉफुल मैनर में कर रहा था ये काम, इसलिए यहां पर उस अक्यूज को एंटाइटल नहीं माना गया सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी में। ठीक है, जो कि अब सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस है। तो इस केस में या इस प्रकार का अगर कोई फैक्ट होगा तो उसमें हम सेक्शन 18 का एग्जम्पशन नहीं देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस केस में यही कहा गया कि आपको लॉफुल मींस लॉफुल मैनर में करना पड़ेगा, तभी आपको एक्सीडेंट का क्लेम दिया जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट केस। तो जो नेक्स्ट केस है वह है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस रंगास्वामी, ये 1952 का जजमेंट है। तो इस केस में क्या है कि जो अक्यूज था, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था, वह इस इंटेंशन से गया था कि वह हाइना को मारेगा। ठीक है, हाइना को। लेकिन जब वह वहां जाता है तो उसने एक आवाज सुना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से, और उसी डायरेक्शन में उसने शूट कर दिया, फायर कर दिया, उधर गोली दाग दिया। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि वह एक हाइना नहीं बल्कि एक व्यक्ति था उस जगह पर, और वह व्यक्ति इस फायरिंग की वजह से मर गया। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि जो अक्यूज था उसने प्लीड किया, या उसने कहा, रिक्वेस्ट किया कि उस समय बारिश हो रहा था, इसलिए उसके पास एक बोनाफाइड इंप्रेशन था कि वह एक हाइना ही है, और उसने इसलिए फायर किया क्योंकि वह अपने खुद को और अपने साथ में गए व्यक्तियों की बचाव के लिए ऐसा किया। ठीक, तो इस केस में कहा गया, देखो वो एक रीजनेबल केयर इसने क्या कर सकता था कि आसपास देखे, लेकिन अब जहां उसके बियॉन्ड लिमिट है, जहां वो चेक नहीं कर सकता कि वहां पर हाइना है कि नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। ओके, तो इस चीज को एक आधार मान के इसमें कहा गया कि इट वाज हेल्ड दैट व्हेन एन एक्ट इज डन बाय एन एक्सीडेंट इट विल कम अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी। लेकिन अब जो है सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस में आएगा। तो इस केस में कहा गया कि देखो ये एक एक्सीडेंट का केस था, इसलिए व्यक्ति को जो अक्यूज था उसको 100% एग्जेम्प्ट कर दिया गया, क्योंकि जितने भी जनरल एक्सेप्शंस हैं उसमें 100% एग्जम्पशन मिलता है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द केसेस। तो जो नेक्स्ट केस है वह है भूपेंद्र सिन्हा चौदासमा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि इसमें जो अपीलेंट था, जो अक्यूज था, उसने अपील किया था केस को। तो उनका नाम था भूपेंद्र सिन्हा, वह एक आर्म्ड कांस्टेबल थे स्पेशल रिजर्व पुलिस के। तो इसमें क्या होता है कि इनके द्वारा अपने सुपीरियर हेड कांस्टेबल पे गोली चला दी गई थी, और इसकी वजह से उनकी तुरंत मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो इस केस में ऐसा था कि जो इसमें अक्यूज थे, अपीलेंट थे, और उनका जो सीनियर कांस्टेबल था, दोनों लोगों का सेम जगह पर जो था खुम्पला डैम, वहां पर उनकी पोस्टिंग थी। ठीक है, और ड्यूटी थी कि वहां की पेट्रोलिंग करते रहेंगे। तो उस टाइम क्या हुआ कि भूपेंद्र सिन्हा को लगा कि कोई आउटसाइडर होगा, इसलिए वहां पर उन्होंने शूट कर दिया। ठीक, अपने सीनियर को। और भूपेंद्र सिन्हा ने जो अक्यूज थे उन्होंने प्लीड किया कि वह उस टाइम पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे, इसलिए ऐसा करना पड़ा उनको। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो एक्ट किया गया था भूपेंद्र सिन्हा के द्वारा, यह डेलिबरेटली किया गया था और बिना प्रॉपर केयर एंड कॉशन, तो इसलिए इसको सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी में एक्सेम्पशन नहीं दिया जाएगा, जो कि अब सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस है। ठीक है, तो इनको यहां पर क्या नाम है, जनरल डिफेंस नहीं दिया गया था। ठीक है, एक्सीडेंट का। अब थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा कि हम पिछले केस में हाइना वाले में मिल गया था, इनको नहीं मिला। तो देखो, हाइना वाले में रेनफॉल हो रहा था, वहां पर वो प्रिज्यूम भी नहीं कर सकता भाई कि वहां कोई आदमी हो सकता है, क्योंकि हाइना इतना खतरनाक है और रेनफॉल हो रहा है, तो वहां पर आइडेंटिफाई करना, डिस्टिंग्विश करना, इट वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर आप दो लोग पोस्टेड है, ऑलरेडी नोन है आपको कि दोनों लोगों का यहां पर पोस्टिंग है, तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखना चाहिए कि हमारा कोई सीनियर ऑफिसर तो नहीं है वहां पर। लेकिन ऐसा इस व्यक्ति के द्वारा, इस व्यक्ति भूपेंद्र सिन्हा के द्वारा प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं किया गया, इसलिए यहां पर इनको क्या नाम है, इस सेक्शन 80 में एग्जेम्पशन या जनरल डिफेंस नहीं दिया गया था। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी अनदर केस। तो दूसरा केस है
वह है टुंडा वर्सेस स्टेट। ये 1950 का जजमेंट है, ठीक है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है। तो इस केस में क्या था कि जो अक्यूज था उसका नाम था टुंडा, और जिसकी मृत्यु हो गई थी, मतलब डिसीज था, वह टुंडा का दोस्त था, ठीक है। और दोनों बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे रेसलिंग वगैरह में, रेसलिंग करने में, कुश्तीबाजी करने में। तो जब ये दोनों रेसलिंग कर रहे थे, ठीक है, तो ये डिसीज जो था उसके सिर पे चोट लग जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से जो टुंडा का फ्रेंड है वह मर जाता है। तो इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो ये मृत्यु हुआ था वह एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, और यहां पर जो टुंडा है उनके द्वारा कोई फाउल प्ले नहीं किया गया था, ठीक है, उनके पार्ट से। इसके साथ साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस क्या नाम है, इसमें क्या था कि वहां पर जो टुंडा का फ्रेंड था, ठीक है, उसके द्वारा इंप्लाइड कंसेंट था भाई कि अगर आप कुश्ती खेल रहे हैं तो उसमें आपको ऐसा रिस्क होना वाजिब चीज है। तो इसलिए अक्यूज को एंटाइटल किया गया था दो सेक्शन में बेनिफिट के लिए। जो सेक्शन 80 है, 80 में एक्सीडेंट का दे दिया गया था, और सेक्शन 87 जो है उसमें भी दिया गया था, क्योंकि जो मतलब टुंडा का फ्रेंड था उसको ऑलरेडी पता था कि भाई वहां पर रिस्क है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे सेक्शन 87 को, लेकिन यहां पर समझो कि इस केस में दोनों सेक्शन में एक्सेप्शन दिया गया था बाय इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द केसेस। तो जो अदर केस है वह है शंकर नारायण भादोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2004 का जजमेंट है। तो इसमें क्या था कि कहा गया कि अगर आपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं किया है तो आपको एक्सीडेंट का एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा भाई। इसमें क्या था कि एक व्यक्ति ने, ठीक है, जो दूसरे व्यक्ति को इनवाइट किया था अपने घर पे, ठीक, तो जो इसमें अक्यूज था उसने मतलब क्या नाम है पिस्टल वगैरह लोड किया और रखा, और गलती से वो जो क्या नाम है बंदूक था उससे फायर हो गया, और इस फायर से जो इनवाइटी था डिनर के लिए वह बिल्कुल नजदीक क्लोज रेंज में था, और उसी टाइम इनवाइटी का डेथ हो जाता है इस फायर की वजह से। तो यह जो केस था इसमें सीधा सा लग रहा था भाई कि क्या नाम है प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं किया गया था होस्ट के द्वारा या जो अक्यूज था। तो इसलिए इसमें प्रॉपर देयर वाज लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन फ्रॉम द एंड ऑफ होस्ट या अक्यूज। इसलिए यहां पर क्या कहा गया कि वहां पर सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी का एग्जाम्पशन नहीं दिया गया था, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, और इस प्रकार से वहां पर उसको पनिश किया गया था, ठीक। तो एक चीज ध्यान रखना कि जहां पर प्रॉपर केयर एंड कॉशन अक्यूज के एंड से नहीं किया जाएगा वहां पर आपको पक्का का पक्का एग्जाम्पशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 80 जो आईपीसी में था, अब सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस, ठीक। तो इससे एक चीज हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा सवाल था पहले स्टार्टिंग में कि क्या शादी वादी में जो फायरिंग करते हैं उसमें उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप शादी में फायरिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि वहां पर बहुत सारे पर्सन्स हैं और देर इज लाइवलीहुड कि आपके फायरिंग से किसी को इंजरी हो जाएगी। तो वहां आपको बहुत ज्यादा केयर एंड कॉशन करना है। अगर आपकी तरफ से केयर एंड कॉशन नहीं है तो सेलिब्रेटरी फायरिंग के लिए भी मैरिजेज में आपको क्या नाम है वहां पर आपको उस क्राइम के लिए लाइबल हेल्ड किया जाएगा, एग्जाम्पशन नहीं जाएगा अंडर सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी, जो पहले आईपीसी में था, अब जो है इसकी जगह पे सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस। नाउ लेट्स सी द लास्ट केस। तो यह जो लास्ट केस है इसका नाम है सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो गांव के लोग हैं वो इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आपने मनरेगा वर्कर्स को देखा होगा, तो वहां पर एक व्यक्ति एक एरिया को खोदता रहता है, स्पेड मतलब एक फावड़ा टाइप का रहता है उससे, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति मिट्टी उठा उठा के ऊपर जो रास्ते की पटाई होती है उस पर डालता रहता है। अब जो ये व्यक्ति इस पेड़ से खोद रहा है उसको पता है ना कि कोई दूसरा मजदूर आके वहां से मिट्टी उठाएगा। तो इस केस में क्या हुआ कि जो व्यक्ति इस पेड़ से मिट्टी खोद रहा था उसने नीचे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति आया मिट्टी उठाने के लिए, लेकिन उसी टाइम इस अक्यूज के द्वारा जो स्पेड यूज किया जा रहा था वो उसके सिर पे लग गया, ठीक है। इसकी वजह से दूसरे मजदूर की मृत्यु हो जाती है। तो इस केस में देखो क्या है ना कि अक्यूज को पता था भाई कि कोई दूसरा व्यक्ति आके मिट्टी उठाएगा तो उसको प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखना था, लेकिन इसमें क्या था, देयर वाज लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, और ये एक जो था नेग्लिजेंटली परफॉर्म किया जा रहा था। इसलिए यहां पर जो अक्यूज था उसको अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी में जो कि डेथ बाय रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट का पनिशमेंट देता है उसमें पनिश्ड किया गया, ठीक है, और उसको एक्सेप्शन नहीं दिया गया था अंडर सेक्शन 80, जो कि अब सेक्शन 18 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में है। तो मुझे लगता है कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, और अगर आपने यहां तक और जो हम लोग सवाल मतलब उठाए थे स्टार्टिंग में 3-4, वह उनके भी सारे आंसर मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा सारा चीज पढ़ के। अगर यहां तक आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।